Subscribe to our channel for further updates. बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आइए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट द कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल। देखिए कॉमन टेंजेंट टू सर्कल में आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि दो सर्कल्स के बीच के जो सेंटर्स हैं इनके बीच की दूरी और रेडियस से इसका क्या रिलेशन है। इसी के अलग अलग केसेस बनते हैं जिसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। अब देखो मैं समझाना चालू करता हूँ, तुम लोग समझो। कॉमन टेंजेंट का मतलब एक ऐसा टेंजेंट जो इसके लिए भी टेंजेंट है और इसके लिए भी टेंजेंट। क्लियर? बड़ी सिंपल सी बात। तो अगर मेरे से कोई बोले कि अच्छा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखाइए तो सर, तो दिस इज द केस जहां पर मैंने लिखा बेटा लेट से दिस इज योर C2 एंड दिस इज योर C1। ये मैंने लिखा सेंटर्स हो गए C1 C2 और यहां पर इसकी रेडियस हो गई R1 और इसकी रेडियस हो गई R2। आप समझ गए? आई एम सेइंग कि इसकी रेडियस R2 और इस वाले की रेडियस हो गई R1। क्लियर? तो अब सेंटर के बीच की दूरी इस C1 C2 वो यहां लिखी है, वो R1 प्लस R2 से बड़ी है। ये आपको सबको समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहां पर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो अगर मेरे से कोई बोले कि सर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखाइए, तो देखो वन ऑफ द प्रोबेबल कॉमन टेंजेंट विल भी कि एक कॉमन टेंजेंट तुम्हारा यूं जाता हुआ दिख रहा है, ये देखिए ग्रीन कलर का। दूसरा एक और यहां पर ये भी जाता हुआ दिख रहा है, ये भी दो कॉमन टेंजेंट दिख गए। अच्छा एक बच्चा बोला सर और भी दिख रहे हैं, मैंने बताओ, तो बोला कि सर एक कॉमन टेंजेंट ये गया और यहां पर एक और मैथमेटिकली आप देखेंगे तो कॉमन टेंजेंट ये चला गया। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो कितने कॉमन टेंजेंट? 4। अच्छा इस केस की बात करते हैं। इस केस में हेयर इट इज सेंटर C2 एंड हेयर इट इज योर सेंटर C1 और ये कंडीशंस C1 C2 की दूरी ये हो गया बेटा तुम्हारा R2 और ये हो गया R1। तो C1 C2 की दूरी R1 प्लस R2 के बराबर। तो अब अगर कोई पूछे कि बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, इसका मतलब एक तो यूं जाता हुआ दिखाई दे रहा है इधर से लेकर के इधर तक का, और दूसरा एक और यहां से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज योर सेकेंड। एक बच्चा मेरे को बताया सर एक और दिखेगा, कौन सा? थर्ड। ये भी एक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स बने? 3। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि कभी कभार क्वेश्चन अपनी लैंग्वेज में आपसे बोलेगा दैट गिवन टू सर्कल्स हैव 3 कॉमन टेंजेंट। ऐसा सुनते ही आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि अगर 3 कॉमन टेंजेंट की क्वेश्चन बात कर रहा है तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये होगा कि C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। एग्जाम के दिन आपको ये नॉलेज लगाते बनना चाहिए। अगर उसने बोल दिया 3 कॉमन टेंजेंट्स और वो ऐसा बोलता है, इनफैक्ट थोड़ा सा और सोचो, ये देखो ये टेंजेंट ऐसे गया, ये यहां पर टकरा है और ये वाला एक और बना, तो ये डू यू नोटिस एक ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का एरिया तक मांगता है। वो बोलेगा तुमसे कि भाई आप एरिया ऑफ द ट्राइंगल लिख करके दिखाइए फॉर्म्ड बाय द कॉमन टेंजेंट्स। तो ट्राइंगल सिर्फ इसी केस में बन रहा है, ठीक है? बाकी केस में ट्राइंगल्स नहीं बन पाएगा फ्रॉम द कॉमन टेंजेंट्स। डन? अच्छा आ जाओ। अच्छा यहां पर आप देखेंगे तो C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2 एंड इज ग्रेटर देन R2 माइनस R1। थोड़ा सा इसको समझो। ये जो कंडीशन है ना ये वाली, ये हर जगह लिखी नहीं मिलती, बट लिखते क्यों है मैं समझाता हूं। R1 प्लस R2 का डिस्टेंस यानी इतना डिस्टेंस था ये वाला, और C1 C2 का डिस्टेंस उससे छोटा यानी दोनों टकरा रहे हैं। बट कितना टकरा रहे हैं इस पर भी हो सकता है भाई। अच्छा ये वाला एक केस देखो, ये देखो, तो C1 C2 की जो दूरी है वो इतनी है और वो R1 प्लस R2 से छोटी है, तो ये भी केस इसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो एडजस्ट ना हो इसलिए हमने यहां पर लगा रखा है इट इज ग्रेटर देन R2 माइनस R1 का मॉड, क्योंकि वो टचिंग वाली कंडीशन है। तो इसको अभी कुछ देर के लिए होल्ड पर रखेंगे, ठीक है? इसको अभी बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, इस कंडीशन को अभी अपन होल्ड पर रखेंगे। तो C1 C2 अगर R1 प्लस R2 से छोटा है तो यहां पर अगर तुमसे कोई बोले कि बताओ नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, सो द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आर 1 और यहां से एक और मिल गया, दिस इज योर 2। दीज आर द ओनली 2 कॉमन टेंजेंट्स। क्लियर? अच्छा इसकी बात करते हैं। C1 C2 इक्वल टू R2 माइनस R1। इसका मतलब क्या है कि एक के अंदर दूसरा पूरा अंदर घुस गया और उसको इंटरनली टच कर रहा है। बच्चा ये एक्सटर्नली टचिंग होता है और ये इंटरनली टचिंग द सर्कल की कंडीशंस होती है, ठीक है? मींस वन सर्कल लाई कंप्लीटली इनसाइड द अनदर सर्कल
एंड टचेस द सर्कल इंटरनली, पूरा बोलेगा आपसे। तो इन दैट केस अगर आप कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे, सो देयर इज अ ओनली एंड ओनली वन कॉमन टेंजेंट, वो ये दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में? अच्छा, और तीसरी कंडीशन, अगर C1 C2 R1 R2 के डिफरेंस से भी छोटा है, इसका मतलब वन सर्कल लाई कंप्लीटली इनसाइड दी अनदर सर्कल। पक्का? अच्छा, तो अब थोड़ा सा समझो, ये इनइक्वालिटी क्या लिखी, मैं इसको समझाता हूं। सोचो, ये डिस्टेंस लिखी C1 C2, C1 C2 मान लो R1 की वैल्यू है तुम्हारी 6, R2 की वैल्यू है तुम्हारी 3। पक्का? तो अगर इन दोनों का सम मैं बच्चों निकाल करके दिखाऊं कि C1 C2 अगर मुझे लिखना है तो इन दोनों का सम में निकाल करके दिखाऊं और इसको लिख दूं लेस देन 9, तो C1 C2 तो ये वाले कंडीशन में भी लेस देन 9 आ जाएगा। बट अगर ऐसा कि दो पॉइंट पर टकराए, ये कंडीशन को प्रॉपर मैच कराना है तो मस्ट बी ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? 3, तभी वो दो बार टकराएगा। अगर सिर्फ ये लिख दोगे ना तो इसका मतलब तो ये वाला केस भी आ गया, ये वाला केस भी आ गया और ये वाला केस भी आ गया। तुम समझे? एक बार दो बार टकराया, एक बार टच किया और एक बार अंदर घुस गया। ये तीनों केसेस इसी में आ चुके हैं। इसलिए तीसरी इनइक्वालिटी जो इस प्रश्न इस वाले टर्म से निकल करके आई, वो इसके पीछे लगी मिलती है। ठीक है? इन जनरल बहुत सारे केसेस में है ना, मैंने देखा है कि एग्जामिनेशन में इसको यूज नहीं करते हैं। कभी कभार कुछ क्वेश्चंस में है ना, एग्जामिनेशन में कुछ इसको छोड़ दिया जाता है या फिर इसका कैलकुलेशंस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है? बट करना चाहिए। एक अच्छे बच्चे की पहचान ये है कि उसको इसको कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है? सो दीज आर द मैथमेटिकल टॉक्स जो कि हम लोग ने यहां पर कवर करी। अच्छा, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। कॉमन टेंजेंट को आगे जाकर के दो प्रजाति में क्वांटिफाई किया गया है। व्हाट इज दिस? एक कहलाता है इट इज कॉल्ड एज DCT और एक कहलाता है दिस इज कॉल्ड एज TCT। आप लोग आराम से सुनिए, मैं भी समझाता हूं, फिर अभी इसके न्यूमेरिकल्स को भी लेंगे। ठीक है? पहली बात, व्हाट इज मेंट बाय DCT? DCT का फुल फॉर्म होता है बच्चों, CT का मतलब कॉमन टेंजेंट, D का मतलब होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और TCT में जो T होता है TCT, इसका मतलब होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है? एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। पक्का? तो ये दो प्रजाति होती हैं। हालांकि मैं बहुत स्ट्रेटली बता रहा हूं, DCT और TCT आर नॉट इन सिलेबस ऑफ IIT JEE। क्यों? क्योंकि ये टर्मोलॉजी MSc मैथमेटिक्स की बुक से उठाया गया है। बट ऐसे हम लोग पढ़ाने के लिए पढ़ाते हैं, किस दिन अगर पूछ लिया या डेफिनेशन दे दी तो आपको उस दिन बनना चाहिए। अच्छा, काम की चीज, बड़ी छोटी सी बात, इधर देखो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की परिभाषा क्या कहलाती है? सुनो, अगर सर्कल, दो सर्कल्स के बीच सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट अगर काटेगा तो उसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सुनाई दिया? अगर काटेगा तो उसको कहते हैं दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, और अगर नहीं काटेगा सो इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि देखो, एक टेंजेंट इधर देखो, ये जहां फिंगर मैंने रखी दिखाई दिया, ये क्या सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को काटा? द आंसर इज यस। इसका मतलब अगर कोई पूछे कि इसका नाम क्या है, सो इट्स आंसर इज माय डियर TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये भी क्या लिखा है? TCT। ये क्या लिखा है बेटा? DCT, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और ये क्या लिखा हुआ है? DCT। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अच्छा, इधर देखो, यहां तीन कॉमन टेंजेंट है, तो इसमें से अगर आप देखेंगे सो दिस इज डायरेक्ट, दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट, और ये जो सेंटर के बीच काट करके चला गया दैट्स कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर? इन द सिमिलर फैशन अगर हम केस नंबर 3 पे बात करें तो यहां पर दो कॉमन टेंजेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट और ये भी हो गया तुम्हारा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को जो काटे वही ट्रांसवर्स, अन्यथा डायरेक्ट। हाँ बच्चों, बताओ जरा इसको देख करके फोर्थ को क्या इरादा है? इट इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। श्योर? और इस केस में तो कोई कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। व्हेन वन सर्कल लाई कंप्लीटली इनसाइड द अनदर सर्कल, इसका मतलब वहां पर कॉमन टेंजेंट को काउंट करने की स्टोरी नहीं होती। ठीक? अब मैं कुछ मिसलेनियस टॉक्स ऐसे ही करने जा रहा हूं, तुम लोग आराम से सुनो, इसको नॉलेज में ऐड करना। ठीक है? ऐड दिस टू योर नॉलेज।
जैसे ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये वाला, आराम से देखो, ये दोनों सर्कल्स डू यू नोटिस आपस में टकरा रहे हैं। तो अगर ये दोनों सर्कल्स बच्चों आपस में टकरा रहे हैं तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को जोड़ने वाली लाइन को मैं ऐसे ही बना करके दिखा रहा हूं, देखो। ये हो गया, दिखाई देता है। ये देखो रेड कलर की डॉटेड लाइन जो दिखाई दे रही है, इसका सरकारी नाम सुन लो बच्चों, इट इज कॉल्ड एज कॉमन कॉर्ड। इसको अपन कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज कॉमन कॉर्ड ऑफ टू सर्कल्स। क्या कॉमन कॉर्ड इसके अलावा इधर बनेगी? द आंसर इज नो। कॉमन कॉर्ड अगर बनेगी भी तो वो टचिंग पर बनेगी, तो कॉमन कॉर्ड का लेंथ क्या हो जाएगा? 0। इन दैट केस अगर कोई बोले तो इसमें तो कॉमन कॉर्ड दिख ही नहीं रही, ठीक है। तो अगर तुमको कोई बोल दे कि टू सर्कल्स आर हैविंग अ कॉमन कॉर्ड, कॉमन कॉर्ड, इधर देख, इस वाले को भी कॉमन कॉर्ड नहीं बोला जाएगा क्योंकि इसमें भी अगर टचिंग कर गई तो वो तो 0 लेंथ की बनेगी। तो अगर तुमको किसी प्रश्न में बोल दे कि द टू सर्कल्स आर हैविंग कॉमन कॉर्ड, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में ये फिगर क्लिक करना चालू हो जाना चाहिए कि यानी दो सर्कल्स आपस में टकरा रहे होंगे और उनके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होने जरूरी, तभी तो कॉमन कॉर्ड का मेक सेंस करेगा, नहीं तो अन्यथा कोई मतलब नहीं है ऐसी बात का। क्लियर? सो दीज आर द टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस जो कि हम लोग यूज करते हैं और इनको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज किया जाता है, ठीक। अच्छा, अब तुम समझो कितने प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से तुमको कौन सा आएगा और तुमको कौन सा करना है वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। पहला क्वेश्चन, मैं 2 सर्कल्स तुमको दे दूंगा और पूछूंगा तुमसे कि बताओ इनमें कितने कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करते हैं। सीधी सी बात। तो तुम सबसे पहले दोनों सर्कल का सेंटर निकालोगे और रेडियस निकालोगे, रेडियस को जोड़ोगे, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालोगे और कंपैरिजन करके देखोगे। अगर सम से गाड़ी नहीं चल रही तो डिफरेंस निकाल लेना और मॉड ले लेना। डिफरेंस का मॉड क्यों लगा हुआ है यहां पर? हो सकता है कहीं एक जगह 4 हो और एक जगह 6 हो, तो तुमने 4 - 6 -2 कर दिया तो उसका मॉड ले लेना, यानी अल्टीमेटली हम 2 पर बात करेंगे, -2 पर बात नहीं करेंगे। ये बात मेरी क्लियर होती? तो ये हुआ तुम्हारा पहला कैटेगरी का क्वेश्चन। दूसरा तुमसे बोलेगा राइट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। भाई हम टेंजेंट अभी लिख करके आ रहे हैं, y = mx + -r√1 + m²। तो भाई अगर मैं तुमको 2 सर्कल दे दूं और बोलूं कि 1 2 3 4 चाठो, यहां पर तुम देख पा रहे हो 4 कॉमन टेंजेंट, लिख के दिखाओ मुझे, तो तुमको लिखते बनना चाहिए। दूसरा, तीसरा अप्रोच, हमने पहले पर क्या बात करी कि आपको दे देगा, पूछेगा कितने कॉमन टेंजेंट, यानी 1 2 3 4 आपको ऐसे आंसर बताना पड़ेगा। इट मे बी 0 ऑल्सो, 0 1 2 3 4, यही आंसर्स में से कुछ एक होगा। 5 तो कॉमन टेंजेंट हो नहीं सकते 2 सर्कल के। दूसरा, फिर हमने बात करी कि अगर कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, सवाल बोलेगा भाई लिख के दिखा। बहुत सीधी सी बात, और क्या, ये तो एक लाइन है, लिख करके दिखाओ। 2x + 3 = 7, जो भी आ रहा हो तुम्हारा, ठीक है, 2x + 3y = 7, जो भी आ रहा हो वो आपको लिख के दिखाना है। तीसरा थर्ड एस्पेक्ट, यहां पर आपसे बोलेगा कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट लिख करके दिखाओ। इधर देखो, सुनो, लेंथ से मतलब क्या होता है, बच्चों को यही नहीं क्लियर होता लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। इधर देख, जैसे पहली बात, ये लेंथ को तुम नोटिस करो, ये जो मैं यहां से यहां तक खींच करके दिखा रहा हूं, ये है, ये लेंथ दिखी, ये दिस इज लेंथ ऑफ डीसीटी, दिखाई दिया? ये लेंथ है कॉमन टेंजेंट की डीसीटी। भाई इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जोड़ने वाली लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसको कहते हैं लेंथ ऑफ डीसीटी। दूसरा, अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये ब्लू कलर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बच्चों दिखाई दिए, तो अगर इनको जोड़ने की बारी आई, सो दिस इज लेंथ ऑफ टीसीटी, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आया बच्चों समझ में? तो एक कहलाता है तुमको दैट्स कॉल्ड एज डीसीटी और दूसरा कहलाता है तुमको दैट्स कॉल्ड एज योर डीसीटी, है ना। तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी निकालने को बोलेगा। जैसे अगर ये सवाल आया तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ ही मांगेगा। यार तुमको भी इतना दिख रहा है कि सर ये लेंथ एग्जिस्ट कर रही है ना, आप आराम से देखो, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं, देखो ये लेंथ एग्जिस्ट कर रही है, ये तुमको भी समझ में आता है पक्का, है ना। और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, यानी इसमें सिर्फ डीसीटी मांगेगा, इसमें टीसीटी का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं, ठीक है। एक टोटका बता रहा हूं, ये रटने की बात है, ये रेडिकल एक्सिस का रिजल्ट है, बट यहां पर सिर्फ सुनाया जा रहा है, तो सिर्फ सुन लो, ठीक है। टोटका, आप इसको टोटका समझ लो। जैसे
ये रेडिकल, ये आगे वाला जो लेक्चर है उसका रिजल्ट है, बट आप इसको ऐसे दिमाग में रख लो, ये वाला कॉमन टेंजेंट लिखने का डायरेक्ट तरीका होता है C2 माइनस C1 इज इक्वल टू 0। बुझाए रे, ये टोटका है, ये कहां से आया, ये अगले लेक्चर जब मैं रेडिकल एक्सिस पढ़ाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। बट बच्चों आप इसको प्लीज दिमाग में रखिए कि दो सर्कल्स को घटा दो तो एक कॉमन टेंजेंट निकल करके आया, बट किस केस में निकल करके आया, व्हेन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू C1 C2, केस नंबर 2 में निकल करके आया। ठीक है, ये टोटका 2-3 जगह चलता है, हर जगह नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं पहले वाले केस में नहीं चल रहा है टोटका, बिल्कुल। हाँ, इधर देखो, ये जो है ये भी C2 माइनस C1 को घटा दो, जो लाइन निकल करके आएगी वही तुम्हारा ये कॉमन कॉर्ड होगा जिस पर मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। और इस केस में भी अगर दो सर्कल्स हैं, इस केस में भी, तो आप एक सर्कल में से दूसरे को घटा दो, जो लाइन निकल करके आई वही इसकी इक्वेशन संजोग से यानी फॉर्चुनेटली निकल करके आती है। अब वो संजोग क्या है वो मैं पढ़ाऊंगा आगे, है ना, आई एम नॉट डिनाइंग, यानी इसके बाद वाला जो लेक्चर है। बट यहां पर अगर तुमको कोई बोले कि ऐसी सिचुएशन दे दे, यानी दो सर्कल्स दे दिए और आपने निकाला कि C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2, तुमने देखा यार ये तो ये मैच हो रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन टेंजेंट एग्जिस्ट करेंगे, तो एक तो सब्सट्रैक्ट मारो दो सर्कल को, सटाक से मैच हो जाएगा। पकड़ लिए बात। देख, सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेंटर का 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो दोनों सर्कल की इक्वेशन में ना रहेगा। अब जब सेंटर अलग अलग हैं तो x का कोऑर्डिनेट अलग और y का कोऑर्डिनेट अलग, तो कटेगा तो है नहीं, तो लाइन हर बार मिलेगी। पक्का? तो सोचो नहीं, आराम से सब्ट्रैक्ट मारना, यू विल गेट द आंसर। ऐसा क्यों हुआ, यानी ये करने से यहां पर इन 3 केसेस में ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर इज रेडिकल एक्सिस, जिसको मैं अगले लेक्चर में कवर करूंगा। फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग जरूरत पड़ेगी तो इस नॉलेज की हमको इस इंफॉर्मेशन को हमको रखना चाहिए। कंफर्म? अच्छा, अब देखिए बच्चों, हम लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं। पॉइंट नंबर 1, दैट 2 गिवन सर्कल्स, 2 सर्कल गिवन है, तो ध्यान रखेंगे कि आप उसका सेंटर और रेडियस निकाल लेंगे और उसमें C1 C2 की कैलकुलेशंस को चेक करेंगे, राइट। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल ही लेता हूं तो तुमको लॉजिकली समझ में आएगा। बच्चा जैसे देखो, ये सवाल तुम लोग को दिया कि आप इसको आराम से, मेरे हिसाब से लगता है मुझे 1 मिनट का टाइम लीजिए और वीडियो पॉज करिए और अटेम्प्ट करिए। लेट्स सी इसका आंसर क्या निकालते हैं आप लोग। अटेम्प्ट करो जरा। आइए, सर्कल्स को देख देख करके बात कर लेते हैं। सुनिए, जैसे इसके अगर मैं सेंटर की बात करूं तो सबको दिख रहा होगा 2,4 इसका सेंटर आया, और इसका रेडियस R1 अगर मैं बात कर लूं तो इसका रेडियस निकालोगे तो 4 16, मेरे को लगता है ये आ जाएगा 4। ठीक है। इन द सिमिलर फैशन अगर आप इसके सेंटर की बात करेंगे तो इसका सेंटर निकल करके आएगा, दिस इज -1,0, और अगर इसके रेडियस R2 की बात करेंगे तो आ जाएगा 2। पक्का है ना। तो अब तुम थोड़ा सा समझना चालू करो। दिस इज योर C2 एंड यहां जो लिखा हुआ मिला दिस इज योर C1, है ना। तो अब C1 C2 की डिस्टेंस अगर बात करेंगे, व्हाट इज C1 C2, तो C1 C2 तुमको निकल करके आ जाएगा, दिस इज योर 5। श्योर। और इसकी अगर मैं बात करूं R1 प्लस R2, तो ये लिखा हुआ मिलेगा 6, एज वेल एज अगर R2 माइनस R1 की बात करूं तो ये लिखा हुआ मिलेगा बच्चों, दिस इज योर 2। तो C1 C2 R1 प्लस R2 से छोटा है और R2 माइनस R1 से बड़ा है, मीन्स इट इज केस नंबर 3। और अगर केस नंबर 3 है तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल, द आंसर इट इज गोइंग टू बी 2। सो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, सो यू हैव टू से दिस इज कॉल्ड एज 2 कॉमन टेंजेंट्स। डन। इसका आंसर आएगा 2 कॉमन टेंजेंट्स। श्योर। आइए, अब हम लोग पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं, टू राइट द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स पर। डन। मैं बच्चों ये वाली स्लाइड को एलिमिनेट करता हूं यहां का, ताकि मैं तुमको ज्योमेट्रिकली समझा पाऊं, है ना, कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए,
जैसे देखो बच्चों, अब अपन ने डीसीटी की बात करी तो आप इतना समझ गए कि दिस इज द कॉमन टेंजेंट 1 एंड दिस इज द कॉमन टेंजेंट 2, ये दोनों यहां टकराए, ठीक है। और आपसे बोला गया कि ये दोनों डीसीटी लिख करके दिखाओ। टीसीटी भी लिख लेंगे, अभी डीसीटी पे बात करते हैं, ठीक है। तो मैथ्स क्या कहती है कि भाई अगर हम इसको देखें और इसको देखें तो मैं थोड़ा सा नामकरण करता हूं ताकि तुमको सेंटर C2 सेंटर C1 इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं P और Q, इसको मानते हैं P। ये माना बेटा मैंने A और ये वाला मान लिया मैंने बेटा B। बात समझ में आती? तो तुम एक बात बताओ, ट्राइंगल AC2P is similar to triangle BC1P। आराम से देख लो, AC2P is similar to triangle BC1P। ये मेरी बात समझ में आती? यानी यह जो बड़ा वाला ट्राइंगल है और जो छोटा वाला ट्राइंगल है ये प्रॉपर सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। एंगल आप चाहे जो मिला करके देखना चाहो सब मिला करके देख लिए। सुनिए, ये एंगल तो दोनों में ही कॉमन है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है। अगर ये थीटा लिखा है तो ये रहा 90 माइनस थीटा और ये भी रहा 90 माइनस थीटा। तो इफ द एंगल्स आर सेम दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब रेशियो का अनुपात सेम होगा। हेंस सी, अगर इसका रेडियस R2 है ना और इसका रेडियस R1 हम लेकर के चल रहे हैं तो C2P अपॉन C1P इज इक्वल टू R2 बटे R1 एंड द रेशियो इज एक्सटर्नली। यानी ये जो दोनों टेंजेंट जहां टकरा रहे हैं, अगर इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P फाइंड करना है तो यूज सेक्शन फॉर्मूला। समझ में आया बच्चा? ये आपसे बोलता है ना कि दोनों टेंजेंट्स कहां टकरा रहे हैं, तो आपको देखो क्या होगा, एक सर्कल है इसका सेंटर गिवन होगा 2,3 जो भी होगा, दूसरा एक और सर्कल है इसका भी सेंटर गिवन होगा 1,4। अब इसका अगर 3 है और इसका अगर रेडियस 1 है तो आप इसमें सेक्शन फॉर्मूला 3:1 एक्सटर्नली लगा लो या फिर P को लेकर के इस रेशियो को जैसे हम लोग करते हैं 2:1 इंटरनली में निकाल लेना, P आ जाएगा। पक्का? अब एक मस्त बात समझो, सुनो, तुमको टारगेट क्या है, ये हरी कलर की लाइन लिखनी है ना, तो P निकल करके आ गया, ठीक है, इसको मिटा दो। तो अब बताओ क्या दिख रहा है? अब तुमको दिख रहा है कि दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट फ्रॉम विच टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन। कैसे लिखते हैं? M में क्वाड्रेटिक बनती है, M में क्वाड्रेटिक बनती है, फिर क्या होता है मेरे को नहीं मालूम, पुराने वीडियो लेक्चर्स देखो। अच्छा एक बात बताओ, ये जो दो टेंजेंट बनाए वो इस सर्कल के लिए, इसके दो टेंजेंट का है, अरे यही तो है। तो आप कोई सा भी एक सर्कल इस्तेमाल करके एक्सटर्नल पॉइंट से सेक्शन फॉर्मूला लगा करके पॉइंट निकालो और बाहर वाले पॉइंट से दो टेंजेंट लिखने का जो तरीका हमने टेंजेंट टू सर्कल में सीख रखा है वो लगाओ, यू आर डन। श्योर? इतना मेरा लॉजिक समझ में आता है बच्चा? अब डिक्टो यही लॉजिक तुमको टीसीटी में भी देखने को मिलेगा। व्हाट इज मेंट बाय दिस? सुनिए, टीसीटी में जैसे you identified that this is one of the common tangent, sorry ये थोड़ा सा, एक मिनट बच्चों, आप अगर देखेंगे तो ये निकल गया है ना, और अगर ऐसे देखेंगे तो ये निकल गया। श्योर? तो थोड़ा सा देखो इधर, यह वाला सेंटर मिलेगा तुमको, दिस इज योर C2, यह वाला सेंटर मिलेगा, दिस इज योर C1, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल करके आ गया, दिस इज योर दिस। पक्का? अब तुम इधर देखो, फिर से वैसे ही नॉलेज को चेक करना पड़ेगा और मैं यहां से इनको जोड़ दिया, आप ऊपर भी जोड़ दो, ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसे समझाने के लिए। ये रहा P, ये रहा A और ये रहा B। दिखाई दिया सब कुछ? A कहां पर है, B कहां पर है, P कहां पर है? अगेन आज के दिन फिर से बोलो तो मैं भी प्रूफ करके बता दूं, बट मैं बताऊंगा ही नहीं इस बार। AC2P is similar to triangle BC1P। आई मेरी इतनी बात समझ में? तो अगर तुमको कोई बोले R2, इसका रेडियस R1, तो ये लिखा हुआ मिलेगा C2P by C1P
इज नथिंग बट इक्वल टू R2 बाय R1। श्योर आया बच्चों? और इस बार सेक्शन फॉर्मूला फिर से दोनों सेंटर्स का लेकर के, ये बेसिकली P क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, पक्का? तो इस बार जब लगाओगे तो इस बार लगाओगे तुम एक्सटर्नली, पॉइंट आ जाएगा। अब फिर करना क्या होगा जरा सुनो, ये पॉइंट P मिल गया, मिल गया, ये सर्कल तुमको पता है तो दो टेंजेंट खींच लो। ये जो दो टेंजेंट हैं ये इसके लिए भी तो यही वाले ही तो कॉमन टेंजेंट बनेंगे। तो किसी भी एक सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट से जैसे दो टेंजेंट्स लिखे जाते हैं एम में क्वाड्रेटिक बना करके, वैसे लिखे एंड यू विल गेट द आंसर्स। मुझे लगता है ये लॉजिक सबको क्लियर हुआ, ठीक है? परफेक्ट बच्चों, इसको अपन लोग सॉल्व एग्जांपल्स आप अभी देखेंगे भी आगे जा करके तो अपने आप समझ में आएगा। फिलहाल मैं इस कंटेंट को हटाता हूं। अब हमारे पास तीसरा एस्पेक्ट बचा, वो लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी। याद आया? तो अब वो तीसरे एस्पेक्ट की ओर चलते हैं कि व्हाट इज लेंथ ऑफ डीसीटी एज वेल एज टीसीटी। श्योर? ठीक, तो मैं इस स्लाइड को पूरे को रिमूव करता हूं। अच्छा बच्चों, ये टॉपिक को थोड़ा सा लिख तो लीजिए। ये टॉपिक ये है बेसिकली हाउ टू राइट, ये सब जो मैंने प्रवचन बताया ना, आपने कहीं पर लिखा होगा तो लिख लीजिएगा ऊपर, हाउ टू राइट इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये समझा रहा था यहां पर। क्लियर? अब अपन लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं, दैट इज कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी। वो देखो ज्योमेट्री है क्लास 9th की, अभी राइट एंगल बनाऊंगा तो दिखने लग जाएगा, ठीक है? लेट मी रिमूव दिस। मैं इस स्लाइड को अब चेंज करता हूं और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे दैट इज फाइंडिंग द लेंथ ऑफ डीसीटी एंड टीसीटी। आइए देखते हैं। आइए, अब जैसे लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो हम लोग बच्चों ये निकाल करके लाते हैं, ठीक है? देखो क्या निकाल करके ला रहा हूं बताता हूं। अभी मैंने यहां लिखा C2, ये लिखा C1, और ये ग्रीन कलर का जो बना, ठीक है, ये तुम्हारा डीसीटी का लेंथ है, एल डीसीटी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB की लेंथ यही है ना? AB की लेंथ एल डीसीटी। ठीक, सुनो थोड़ा सा मेरी बात। एक बच्चा मुझे समझाया सर ये तो ट्रेपेजियम है। मैंने बोला क्यों ट्रेपेजियम? बोला देखते नहीं है सर, ये R2 और ये R1 पैरेलल साइड से तो हैं, ये R2 है ना और ये R1। भाई अगर ये थीटा, ये 90 तो 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा, तो दोनों ये लाइंस पैरेलल है, पक्का? तो दिस इज ए ट्रेपेजियम। डन डन डन। दूसरी बात, अगर मैं इस ट्रेपेजियम पर इस साइड के अगर एक पैरेलल साइड खींचूं, अच्छा इधर देखो, बताओ ये एंगल कितना है? बोले सर ये तो 90 है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है तो गारंटी 90। मैंने बोला ठीक, थैंक यू, वेरी गुड, आई लाइक इट। और बेटा मैंने फिर इस साइड के पैरेलल एक साइड तानी। क्यों तानी? क्योंकि ये बन गया मेरा पैरेललोग्राम। अरे दिखा, ये इसके पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, तो पैरेललोग्राम हमारे सामने बन गया। अब तुम समझना मेरी बात को। सवाल ये है ये लेंथ कितनी, ठीक है? और सवाल ये है कि यह ब्लू वाली जो लाइन मैंने खींची ये कितनी। तो इन ट्राइंगल को निकाल करके बाहर लाता हूं, ठीक है? और उसी कलर में ही लिखता हूं ताकि तुमको ज्योमेट्री दिखाई दे। जस्ट अ मिनट, मैंने ये ब्लू कलर की लाइन यहां से यहां तक ले ली जो थी, और ये रेड कलर की लाइन यहां पर ले ली। डन। थोड़ा सा आप सुनेंगे। बात ये भी हो चुकी है कि यह वाला एंगल हमारा 90 है, ये लेंथ LDCT है, पक्का? ये लेंथ तुम्हारी C2 और C1 को जोड़ने वाली है। और इतनी जो लेंथ है ना भाई, बात ये चल रही थी कि ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है R2 माइनस R1। अरे भाई पैरेललोग्राम है तो ये R1 तो ये भी लेंथ R1, ये R1 ये R1 तो ये पूरी R2 में R1 घटाओगे तो वो वाली लेंथ आ जाएगी पैरेललोग्राम के कंसेप्ट से, पक्का? अब आप इसमें मार दो पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो LDCT कैन बी रिटन एज, मेरे चुन्नू मुन्नू, LDCT कैन बी रिटन एज, दिस इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ, कैमरे में कवर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है, ठीक है? तो ये लिखा हुआ मिलेगा C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का
होल स्क्वायर। आया इतना बच्चा समझ में? ये तुम्हारा LDCT का फॉर्मूला आया। ठीक है, LDCT का फॉर्मूला समझ में आया? अरे पाइथागोरस इज राइट एंगल में मार दिए, ये C1 C2 पैरेललोग्राम कंसेप्ट से, ये वाली लेंथ जो R2 माइनस R1 आई पैरेललोग्राम कंसेप्ट से। तो LDCT लेंथ ऑफ कॉमन DCT निकालना था, सो इट इज C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। आई एम श्योर इतना लॉजिक समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा लॉजिक इधर ही पर मैं 2 सेकंड में तुमको एक और चीज बता देता हूं, सुनो। ये देखो, अब अपने को निकालना है यह वाली एक लेंथ और दिस इज योर LTCT, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये भी निकाल करके दिखाना है। तो अगर LTCT कोई बोले तो बस इतना सा तरीका ध्यान रखना जो मैं लिखने जा रहा हूं, सुन। प्रूफ आप लोग ज्योमेट्री से खुद से जूझेंगे तो समझ में आएगा, इसका प्रूफ बता नहीं रहा हूं, सिर्फ काम की चीज समझो। इसके फॉर्मूले में लिखा हुआ मिलता है R2 प्लस R1 का होल स्क्वायर, बस इतना। अच्छा तुम एक चीज ऐसे लॉजिकली समझ लो, TCT की लेंथ छोटी होगी और DCT की लेंथ हमेशा बड़ी होगी, दैट्स ट्रू, है ना? यानी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमेशा बड़ी मिलेगी और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ हमेशा छोटी मिलेगी। कारण सुनो, एक संख्या जो ये लिखी है C1 C2, ये तो दोनों में सेम ही लिखी है, इसको एक बार छोटी संख्या से घटाया गया और इसको एक बार बड़ी संख्या से घटाया गया। तो जब एक फिक्स्ड क्वांटिटी को बड़ी संख्या से घटाओगे तो क्वांटिटी छोटी, और एक फिक्स क्वांटिटी को बड़ी छोटी संख्या से घटाओगे तो क्वांटिटी बड़ी। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक से लर्न करने का तरीका है। ऑल्दो बच्चों, ये जो मैंने जो 2 चीज लिखी, ये दोनों फॉर्मूले हैं। प्लीज माय डियर, इन फॉर्मूले को डायरेक्टली लगाया जाता है। अगर तुमको बोले ना लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट पक्का, तो तुम चेक कर लेना तुमको कॉमन टेंजेंट कितने हैं। भाई अगर उसने कुछ नहीं बोला तो हो सकता है उसमें चारों हो, यानी DCT भी और TCT भी हो, तो आपको कॉमा करके लिख करके देगा। एक की लेंथ 16, दूसरे की लेंथ 5 या 8 जो भी आ रही होगी वो सवाल देखेगा, है ना? सो दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कभी अगर लिखने की जरूरत पड़े तो इस चीज को बच्चों आप लोग दिमाग में रखोगे। कंफर्म? आइए कुछ 1-2 क्वेश्चंस लेते हैं तो उससे हमारे लॉजिक क्लियर हो। बस इन फॉर्मूले को बस ढंग से लगाना है, ठीक है? ये DCT का मैंने प्रूफ पूरा बताया, TCT का तुम खुद से जूझो, खुद से करो। हर चीज मैं ऐसे पका के दे दूंगा ना तो सीख नहीं पाओगे कंसेप्ट लाइफ में। चलिए आइए, लेट मी रिमूव दिस, और मैं कुछ एक सवाल लिखता हूं, जरा करिए तो इसको। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर। आइए बच्चों, जैसे अब देखो ये 2 सवाल हम लोग ने लिए। मैं पर्सनली तुम लोग को सलाह दूंगा कि यू कैन टेक इन दोनों क्वेश्चंस के हिसाब से मेरे को लगता है कि आपको 4 मिनट्स के लिए वीडियो को पॉज करना चाहिए और इन दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। एक अच्छा बच्चा जो होगा वो उसको ऐसे जरूर करेगा, है ना? करिए, नहीं तो फिर तो मैं अभी 10 सेकंड बाद आपको लिख करके दिखाऊंगा ही, है ना? देखो पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कितने कॉमन टेंजेंट हैं, ठीक है? अगर 2 ही होंगे तो वो DCT ही होंगे, और अगर 4 होंगे तो DCT TCT सब कुछ होने लगेगा। तो फिर इन दैट केस तुमको सबका लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट लिखना पड़ेगा। अच्छा पहले सर्कल मान लेते हैं, ये हमारा C1 है, तो C1 का अगर मैं सेंटर की बात करूं तो जो मुझे दिख रहा है दैट इज 2,4, ठीक है? और रेडियस की अगर मैं बात करूं तो रेडियस इसका कितना आ रहा है, R1 अगर मान लेते हैं तो 4 और 4 कैंसिल, तो ये आ जाएगा बेटा 4, ठीक है? अब आप दूसरे C2 की बात करो तो C2 का अगर मैं सेंटर की बात करूंगा तो आ जाएगा बच्चों दिस इज -1,0 और R2 निकल करके आ जाएगा दिस इज योर 2, 4 आ जाएगा ना, तो 2 बन जाएगा, ठीक? तो अब थोड़ा सा इनके बीच की दूरी निकाल करके देखो, C1 C2 इज बेसिकली इक्वल टू 5, ठीक? तो अब आप तुम देख लेना ये 2 सर्कल्स यूं टकरा रहे हैं, ठीक? तो अगर ये दोनों सर्कल्स यूं टकरा रहे हैं, ये पुराना ही सवाल है जो मैंने दिया था, मैं जानबूझ करके वही लिया है, ठीक है? तो ये तुम्हारे को लेंथ ऑफ DCT ही बनेगा यहाँ पर। तो अगर मेरे से कोई बोले कि LDCT का फॉर्मूला लगाइए, तो मैंने अभी लिख करके दिखाया रे बच्चों, क्या था फॉर्मूला? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू C1 C2 का होल स्क्वायर माइनस छोटी संख्या यानी
R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। अरे किसी को भी लिख लो, देखो सेंस होना चाहिए, बस स्क्वायर आएगा तो सब बराबर। तो अंडर रूट लिखने की बारी आ गई, तो ये तुमको लिखा हुआ मिलेगा, दिस इज C1 C2 यानी 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 में से 2 घटाओगे तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। तो आंसर इज अंडर रूट ऑफ 21। क्लियर हो गई बात बच्चों? ये तुम्हारी स्टोरी बनेगी। ठीक, अगर ये दोनों सर्कल्स दूर दूर होते तो डीसीटी भी आता, टीसीटी भी आता, तो कॉमा करके ऑप्शन में है ना दोनों लिखा मिलता, यानी आपको फिर देख करके आंसर देना पड़ता है कि क्या लिख रखा है सवाल ने। कंफर्म? आइए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लाइड चेंज करता हूं, इधर की चीजों को हटाता हूं, फिर अपन सेकंड वाले को देखते हैं। देखिए, जैसे अब बच्चों मान लेते हैं कि ये सर्कल तुम्हारा सेंटर C1 है और ये वाला सर्कल तुम्हारा C2 है, ऐसे मैंने मान लिया नामकरण के लिए, जस्ट फॉर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बेटर नॉलेज आए। अच्छा देखो, उसका सेंटर C1 का तुम देखोगे तो तुमको दिखेगा दिस इज -1,0 और रेडियस बेटा इसका आ जाएगा मेरे को लगता है 3, पक्का। उसका अगर आप देखोगे ना सेंटर आएगा 4,3 और रेडियस 25 में से 24 घटाए 1 आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा कितना 1। इधर देख, रेडियस 1 थोड़ा और छोटा बनेगा, मान लेते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका सेंटर बेटा निकल करके आया, कितना आया बेटा 4,3 और इसका रेडियस निकल करके आ जाएगा r बराबर 1। कंफर्म? तो डीसीटी टीसीटी सब बनने लग जाएंगे, तुम लोग चेक करके देख लेना। डन? तो अब सुनो, मैं सिर्फ एक करके दिखा रहा हूं, बाकी सब तुम खुद से करोगे। भाई अगर मेरे को कोई बोले कि टीसीटी लिख करके दिखाइए तो चलो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करते हैं। आपको इतना समझ में आता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये दोनों यहां टकराएंगे, सो दिस इज योर पॉइंट P। सवाल ये है P लिख करके दिखाओ, मैंने बोला अच्छा अभी लिख करके दिखाता हूं। सुनिए भाई, जितने पढ़े लिखे लोग हैं सब सीखो यहां पर। दिस इज योर पॉइंट -1,0, दिस इज योर पॉइंट 4,3 एंड हेयर इट इज योर पॉइंट P जिसको आपको पता करना है। तो हम लोग इसको XP, YP मान लेते हैं। श्योर? अब तुमने मेरे को क्या बताया कि सर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा इन द रेशियो 3:1। मैंने बोला मजा आ गया, इसका मतलब इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1। तो अब मैं इसको 2:1 के लिए ही लिख लूंगा। ठीक है, 2:1। तो थोड़ा सा बच्चों मेरी जो हैबिट है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगाता नहीं कभी। तो 4 बराबर 2 into XP plus 1 into -1 upon nothing but equal to 2 plus 1। पकड़ लिए बात? इन द सिमिलर फैशन 3 बराबर x कोऑर्डिनेट, यहां पर y कोऑर्डिनेट 3 आ जाएगा ना, तो 3 बराबर जब आप लिखेंगे तो 2 into YP plus 1 into 0 अपॉन नथिंग बट इक्वल टू 2 plus 1। श्योर? तो अब बेटा जब आप टेक्निकली जब देखना चालू करोगे तो यहां से आ जाएगा 3, इधर गुणा हुआ तो 12 में से एक और जुड़ गया तो 13/2। तो XP इज इक्वल टू आ जाएगा दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 13/2 और YP को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 3 त्रिका 9 में से कुछ नहीं घटा तो डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 9/2। पकड़ लिए? तो हमको फाइनली क्या पता चला कि जो P का कोऑर्डिनेट है दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 13/2, 9/2। अब बारी आई तुम्हारे टेंजेंट्स को लिखने की। ठीक है, टेंजेंट्स को लिखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए, तो मैं इधर का हटाऊंगा फिर टेंजेंट्स लिखता हूं। ठीक है, आई एम श्योर कि टेंजेंट वाला प्रोसेस सबको क्लियर हो गया है ना? हाँ देखो हमने क्या किया बच्चों कि सर्कल की इक्वेशन, ये वाला जो पीछे वाला सर्कल है इसमें सेंटर थोड़ा खूबसूरत दिख रहा था इसलिए इसको प्रेफर किया। इससे भी आप लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये ज्यादा खूबसूरत आएगा। तो x + 1 का होल स्क्वायर y का स्क्वायर बराबर 3 कन्वर्ट कर लेंगे, टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म लिख लेंगे। इस टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म को बॉस पार कराओ आप किससे 13/2, 9/2 से। तो y की जगह डालो 9/2 इज इक्वल टू m इंटू 13/2 प्लस 1 प्लस माइनस टाइम्स ऑफ दिस इज 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। पकड़ लिए बात बच्चा? अब यहां पर थोड़ा जूझना पड़ेगा, यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इन m² प्लस m प्लस दिस इज इक्वल टू 0। एक रूट m1 दूसरा रूट m2 सॉल्व करेंगे आप लोग। मुझे जितनी याददाश्त में है मैं आपको वो बता देता हूं। एक सॉल्व करने पर आएगा शायद 3
और दूसरा आएगा तुम्हारे लिए 1/4, ऐसा कुछ आएगा, सॉल्व करके देखेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। या फिर रूट्स जो भी आ जाएं, तो पॉइंट तो तुमको पता है ही, स्लोप आपको m1 m2 मिल गए, खींच देना, जो कॉमन टेंजेंट है सर्कल के हैं वही इसके भी, कंफर्म। ये आइडियोलॉजी होती है। इन द सिमिलर फैशन अगर आपको टीसीटी भी बोलेगा तो आप देख लेना, यानी वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि वो क्या बात करना चाह रहा है, इतनी सारी बातें नहीं कि वो चारों निकलवाएगा, ऐसा नहीं करता क्वेश्चन में। परफेक्ट। तो अब आप इसको कंप्लीट करिएगा, बाकी जो पैकेज में जो सॉल्व एग्जांपल्स वगैरह हैं वहां पर ये चीज़ें पूरी डिटेल्ड में कवर कर रखी, इनफैक्ट बुक के पीडीएफ वगैरह में भी आपको ये सब मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए बच्चों, लेट्स कंक्लूड दिस लेक्चर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। नेक्स्ट लेक्चर में मैं सोच रहा था कि अपन एंगल बाइसेक्टर कवर कर लेंगे, इसमें नहीं हो पाया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग एंगल बाइसेक्टर नहीं, सॉरी, एंगल बिटवीन सर्कल्स एंड रेडिकल एक्सिस को कवर करते हैं, है ना। थैंक यू बच्चों। For more, join Brothers Academy. Use Amazon to follow books by MST, sir.